नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में केवल 2 सप्ताह शेष हैं और यूपीपीसीएस की परीक्षा भी बहुत ही पास है, इसलिए रिवीजन पर जो है फोकस करिए। और मैं 2-3 वीडियो के माध्यम से जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है अभी तक का, यानी 31 अगस्त तक का, उसको जो है कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, योजना परियोजना, पुरस्कार और सम्मान, इन सब का जो है रिवीजन करेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस सब को जो है इस वीडियो में रिवाइज करेंगे और अगले वीडियो में जो है 4-5 और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम एक साथ लेंगे। आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि जितना भी मैं डेटा आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये सभी जो है हमारी अगस्त वाली जो है जो एडिशन, स्पेशल एडिशन हमने समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए निकाला है उसमें है। और इसको प्राप्त करने का तरीका जो है आपके सामने है। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कैसी पीडीएफ ये दिखती है उसके लिए आपको इसका जो है डेमो पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9506742546। जिन लोगों ने इससे पहले वाली पीडीएफ यानी जनवरी से जुलाई वाली पीडीएफ नहीं ली है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए टू द पॉइंट जो है सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और अगस्त वाले में तो जितना भी समसामयिकी है वो सभी जो है आर्थिकी का लेटेस्ट डेटा, खनिज उत्पादन, फसल उत्पादन, उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सब कुछ कंपाइल्ड है। तो आप अगर जो है दोनों मैगज़ीन ले लेते हैं तो आपका जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आप जो है इस नंबर पर 9506742546 पर सीए अगस्त मैगजीन या सीए जुलाई मैगजीन जो आपको चाहिए उसके लिए आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और आपको उधर से सारे लिंक भेज दिए जाएंगे कि आप जो है किस तरह से प्रोसेस करके इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित स्वदेशी बीज, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम ही बीज है, BEEG। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो आईआईटी कानपुर ने बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल बनाया है और ये जो है पूरी स्वदेशी टेक्निक से विकसित जो है सीड बॉल है। बीजों को जब खाद और मिट्टी की परत से 0.5 इंच से लेके 1 इंच व्यास तक की गोल गोल गोलियों से सुरक्षित कर लिया जाता है तो उन्हें जो है सीड बॉल टर्म दिया जाता है। इस प्रकार के बीजों के लिए जुताई या गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको लक्षित स्थान पर फेंक दिया जाता है और पानी के संपर्क में आने पर ये जो है अंकुरित हो जाते हैं। सीड बॉल की खोज जापान के सूक्ष्म जीवाणु विशेषज्ञ मसनोबु फुकुओका ने किया था। हालांकि सबसे पहले सीड बॉल का जो प्रयोग है इसके प्रमाण जो है प्राचीन काल में मिस्र में मिलते हैं, परंतु आधुनिक स्वरूप में इसके जन्मदाता मसनोबु फुकुओका हैं। आगे चलते हैं। बेइदोवु नेविगेशन प्रणाली, तो ये किस देश की है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है पूछने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चीन की ये जो है नेविगेशन प्रणाली है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। ये सिस्टम अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस को टक्कर दे सकता है। चीन के स्वदेशी जीपीएस के लॉन्च होने से उसकी भू राजनीतिक सैन्य क्षमता तेज़ी से बढ़ेगी। इसके कुल 3 चरणों में विकसित किया गया है। पहला चरण जो है जिसको बेडू-1 कहा गया है केवल चीन तक सीमित था। दूसरा चरण एशिया प्रशांत क्षेत्र तक सीमित था और तीसरे चरण के तहत ये प्रणाली विश्व के सभी क्षेत्रों में काम करेगी। तो अगर देखा जाए तो ये जो है जीपीएस जो प्रणाली जो अभी तक चल रही है उससे टक्कर लेने के लिए चीन ने विकसित की है। अगला देखते हैं अपडेट, रमन अपर स्टेज रॉकेट इंजन। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है और इसका नाम रमन दिया है। इसे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। तो ये भी फैक्ट जो है आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। रॉकेट में हलचल करने वाले पुर्जे काम करते हैं और इसका वजन जो है पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधा है। ये कई रीस्टार्ट
करने में सक्षम है। यह एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में भी सक्षम है। इस रॉकेट का विकास स्काई रूट फर्म के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। खेल जगत से संबंधित जो है कुछ प्रमुख अपडेट्स देखते हैं। सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो ये मुकाबला आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने चेल्सी फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित करके जीता जो है, और ये 14वीं बार जो है आर्सेनल फुटबॉल क्लब में जीता है। तो विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2019-20, जिसका 139वां संस्करण अभी हाल ही में हुआ है, इसका फाइनल मुकाबला वेम्बले स्टेडियम लंदन में संपन्न हुआ। FA कप को फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपडेट, जिससे जो है क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। खेल पुरस्कारों के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति की घोषणा की गई है। तो 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति में जस्टिस मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में खेल पुरस्कारों के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति की घोषणा की गई है। तो इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है जस्टिस मुकुंदम शर्मा। इस समिति में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग एवं पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय महिला टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटी। भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन से हटने का निर्णय लिया है। चैंपियनशिप से हटने का फैसला स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। तो आपसे एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ये जो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होगी, और भारतीय टीम इससे हट गई है क्योंकि उसकी तैयारी जो है पूरी तरह से नहीं थी। नेक्स्ट अपडेट, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। इस F1 रेस में मैक्स वेरस्टैपन जो रेड बुल की तरफ से हैं दूसरे स्थान पर रहे, और जबकि चार्ल्स लेक्लेयर फेरारी की तरफ से तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट अपडेट, IPL 2020। IPL जब भी होता है उससे जुड़ा कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत सरकार ने IPL 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 13वें IPL संस्करण का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। ये टूर्नामेंट 3 स्थानों पर दुबई, आबू धाबी और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज की मेजबानी का भी निर्णय लिया है। अगला अपडेट देखते हैं, दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन बन गए हैं? तो अमेरिका के स्टार गोल्फर जस्टिन थॉमस फेडेक्स सेंट जूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर जून 2018 के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं। थॉमस ने पूर्व चैंपियन ब्रुक्स कोपका को पीछे छोड़कर यानी पछाड़कर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? तो आपको याद रखना है कि जस्टिस थॉमस फेडेक्स ने जीती है ये, और थॉमस इससे पहले 2018 में 4 हफ्ते के लिए दुनिया के नंबर 1 एक खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट अपडेट, इकर कैसिलॉस। पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलॉस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। उन्हें 2008 विश्व कप और 2008 और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड था उसको पीछे छोड़ दिया है। किसने? तो इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में खेलते हुए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। इयान मॉर्गन ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कुल 163 मैचों में अपने देश की टीम का नेतृत्व किया, और इस दौरान उन्होंने 212 छक्के लगाए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 332 मैच खेले बतौर कप्तान और 211 छक्के लगाए हैं। तो ये जो है रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, इसलिए से पूछा जा सकता है।
WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है। कौन है? तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। WTF यानी विन ट्रेंड फैंटेसी प्लेटफॉर्म जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया एक खेल प्लेटफॉर्म है। ऐप में 3 प्रमुख खेलों क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल विभिन्न खेल मोड और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ICC 2021 में T20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो T20 वर्ल्ड कप जो 2021 का है उसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। 2022 में T20 विश्व कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। 2021 के बाद 2022 का भी फाइनल हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2021 में भारत करेगा। वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप को फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने आइनॉक्स समूह को टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इनका आयोजन अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में होगा। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कहाँ पर किया गया? युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक किया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। ये इस सीजन में उनकी चौथी जीत थी। इस प्रतियोगिता में मैक्स वेरस्टेपेन जो कि रेड बुल नीदरलैंड से हैं और वॉल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज की तरफ से हैं, फिनलैंड के प्लेयर हैं, क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट अपडेट। लॉरा मार्स इंग्लैंड विश्व कप विजेता टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वे 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थीं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी जाएगी? हॉकी इंडिया के द्वारा दी जाएगी। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लैंड के खिलाड़ी ओसुलिवान ने विश्व कप स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है। उन्होंने कीरेन विल्सन को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। ये इनका जो है 6ठा विश्व चैंपियनशिप खिताब है। नेक्स्ट अपडेट जो कि बहुत ही संभावित है कि इससे कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। खेल मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अब इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको किनको मिला है? हो सकता है सारे खिलाड़ी ना पूछे जाएं आपसे, लेकिन कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, विनेश फोगाट कुश्ती की प्लेयर हैं और रानी रामपाल ये हॉकी की प्लेयर हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाएगा धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के लिए, पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह को मुक्केबाजी के लिए, रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी के लिए, विजय भालचंद मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार को टेनिस के लिए और ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाएगा। इसके अलावा रेगुलर जो श्रेणी है द्रोणाचार्य पुरस्कार की उसमें जूड
फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी के लिए, योगेश मालवीय को मलखंब के लिए, जसपाल राणा को निशानेबाजी के लिए, कुलदीप सिंह हांडू को वुशु के लिए और गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। अगला अपडेट देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। धोनी की कप्तानी ने भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट अपडेट, सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो धोनी के साथी जो है सुरेश रैना ने भी अनाउंस कर दिया था। उन्होंने 26 जुलाई 2010 को भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने एक दिवसीय करियर की शुरुआत 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध किया था और उन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को किया था। अब जो है आगामी खेल आयोजनों पर भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी से जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 7वां महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पर खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। 13वां ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ये भारत में प्रस्तावित है। पुरुष ICC वर्ल्ड 2020 2021 का ये भारत में होगा, जिसके बारे में अभी हमने पहले बात की। पुरुष ICC वर्ल्ड 2020 2022 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का कतर में होगा। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 का कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में संयुक्त रूप से होगा। फिर फीफा अंडर 17 फीमेल वर्ल्ड कप 2021 का इंडिया में होगा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो टल गए हैं 2021 में होंगे अब टोक्यो जापान में। और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में प्रस्तावित है ये पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 के लिए अभी से प्रस्तावित है लॉस एंजल्स अमेरिका में। फिर 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के ये बीजिंग चाइना में होंगे। 14वें दक्षेस खेल है जिसको हम दक्षिण एशियाई खेल कहते हैं 2021 का पाकिस्तान में प्रस्तावित है। 38वें नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय खेल 2021 का उत्तराखंड में होना है। 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 में जो होगा ये मेघालय के लिए प्रस्तावित है। महिला रग्बी चैंपियनशिप 2021 की न्यूजीलैंड में। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का फ्रांस में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बहुत आ रहे हैं एग्जाम्स में, ये हरियाणा में होगा। 19वें एशियाई खेल 2022 का हांगझोऊ चाइना में होगा। और युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2026 का ये डकार में होगा जो कि सेनेगल में है। इसके अलावा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का टोक्यो में होगा जो कि जापान में है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये प्रस्तावित है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। AFC महिला एशियाई कप 2022 का भारत में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में गंगवोन प्रांत दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित है। 19th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की USA में और 19th वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की जापान में। फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 चीन में। 8वां 2020 महिला विश्व कप 2022 का दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में प्रस्तावित है। और 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 का स्पेन और नीदरलैंड्स में होगा। कुछ और प्रतियोगिताएं हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का ये भारत में प्रस्तावित है। चौथे एशियन पैरा खेल 2022 के हांगझोऊ चाइना में। 20वें एशियाई खेल 2026 के ये नागोया जापान में प्रस्तावित है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022 का बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में संयुक्त रूप से प्रस्तावित है। और मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुषों की 2021 की ये नई दिल्ली भारत के लिए प्रस्तावित है। चलिए अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो है योजनाएं, परियोजनाएं और नीतियों के बारे में देखेंगे। तो नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल
पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस पावर और जेरा ने बैंकों के साथ इस परियोजना के पूर्ण वित्त पोषण के लिए 64.2 करोड़ डॉलर या 4,798 करोड़ रुपए का ऋण करार किया है। रिलायंस पावर और जेरा अपनी परियोजना कंपनी के साथ मिलकर बांग्लादेश के मेघना घाट में 745 मेगावाट की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना का विकास कर रही है। अगला अपडेट, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 राष्ट्रीय कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी मंथन 2020-21 राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों के लिए है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाना है। ये कार्यक्रम विज्ञान मंथन यानी VVM, विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार की संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा को पहचान कराने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, भारत एयर फाइबर सर्विसेज। महाराष्ट्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे के द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट अपडेट, जन धन योजना के तहत देश में खुलने वाले बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार इस योजना से 40 करोड़ 5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है और जनधन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है। नेक्स्ट अपडेट, थेंजोल गोल्फ सिटी परियोजना का उद्घाटन। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मिजोरम में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस परियोजना को पारिस्थितिकी पर्यटन के समन्वित विकास की योजना के तहत मंजूरी दी गई है। थेंजोल में गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट कंपनी ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये कुल 105 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 75 एकड़ खेल क्षेत्र है। इसमें 18 होल गोल्फ कोर्स और अमेरिका की कंपनी रेनबोर्ड द्वारा लगाई गई स्वचालित स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं 30 इको लॉग हट्स, कैफेटेरिया, ओपन एयर फूड कोर्ट, रिसेप्शन एरिया, वेटिंग लाउंज भी इसमें शामिल है। 2014-15 के लिए बजट की घोषणा के बाद पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2015 में स्वदेश दर्शन योजना, जो कि केंद्रीय क्षेत्र योजना है, शुरू की थी। अब स्वदेश दर्शन योजना जो है, इसके तहत 15 सर्किट आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। हिमालय सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं तटीय सर्किट, मरुभूमि सर्किट, जनजातीय सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, सूफी सर्किट, इन सभी को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। 10 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर के 7 द्वीपों, जिसमें से स्वराज द्वीप, जिसका पुराना नाम हैवलॉक द्वीप था, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से इसको जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज एवं अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। यह परियोजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यानी यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड USOF के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा फंडेड है।
भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस परियोजना को कार्यान्वित किया है एवं टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तकनीकी सलाहकार हैं। लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ओएफसी केबल बिछाई गई है। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, ये 2300 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता 2.0 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश में 1 मिलियन नए अन्वेषक और संभावित रोजगार प्रदाता तैयार करना है। नेक्स्ट अपडेट, प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा। प्रधानमंत्री द्वारा 1000 दिनों में प्रत्येक गांव को, भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को पानी के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किए जाने वाला अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में दूसरा है। इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया है, जिसका अभी हम लोगों ने डिटेल पीछे देखा। OSOWOG योजना, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का शुभारंभ किया या उसकी घोषणा की। यह सूर्य कभी अस्त नहीं होता की दृष्टि पर आधारित है, अर्थात सूर्य किसी भी भौगोलिक स्थान, वैश्विक स्तर एवं किसी भी समय पर स्थिर है। यह महत्वाकांक्षी योजना 140 देशों की एक सार्वजनिक ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको जो है 140 देशों के लिए कॉमन ग्रिड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस योजना को 3 चरणों में विभाजित किया है। चरण पहला है सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रिड के साथ साथ भारतीय ग्रिड को जोड़ना। चरण दूसरा है नवीकरणीय स्रोतों के अफ्रीकी पूल के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को जोड़ना। और चरण 3 है वैश्विक देशों के परस्पर कनेक्शन का अंतिम चरण जो है होगा। अगला अपडेट देखते हैं, सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के द्वारा सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड को लॉन्च किया गया है। ये कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। ये 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है और ये अपनी तरह का पहला उत्पाद है, ये पहला प्रोडक्ट है इस तरह का। बाढ़ पूर्वानुमान की पहल, केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। तो ये पूछा जा सकता है किसकी साझेदारी इसमें, तो केंद्रीय जल आयोग और गूगल की साझेदारी है। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। इसकी सहायता से देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट, प्रोजेक्ट निर्माण श्री, यूरोपीय संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट निर्माण श्री को शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करना है। उद्देश्य इसका महत्वपूर्ण है, आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करना। इसे उड़ीसा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत महिलाओं को आवास क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा और इस परियोजना की कुल लागत जो है 9,49,694 यूरो है। 90% धन यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष 10% हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। लगभग 3000 महिलाओं को उद्यमशीलता कौशल के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, ट्राइफेड की ट्राई फूड योजना। तो जनजातीय मामलों के मंत्री ने ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इस परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में वर्चुअली शुरू किया गया है। इस परियोजना में जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड के द्वारा ट्राई फूड परियोजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी चर्चा में रहा है, महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट
डॉल्फिन का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट लॉयन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी कार्य किया जाएगा। देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया था। ये परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी चर्चा में है, ये भी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी शुरू में समूह खा और समूह गा गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS द्वारा भर्ती की जाती है। इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। NRA के द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, इंटरमीडिएट और मैट्रिक तीनों लेवल के लिए अलग अलग CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का संचालन किया जाएगा। CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर 2 और टियर 3 जिसको कहा जाएगा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी के द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी जो पहली परीक्षा होगी उसका जो है चयन CET के द्वारा किया जाएगा, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी चयन करेगी, और उसके बाद जो उसके बाद टियर 2 और टियर 3 का जो है चयन होगा लेवल का, वो जो है उस विशेष जो है भर्ती से संबंधित बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवार को CET स्कोर परिणाम घोषित करने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। शुरू में वर्ष में 2 बार CET का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला सेगमेंट देखते हैं, पुरस्कार और सम्मान। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को हाल ही में IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक क्या था? डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत, ये इसका जो है शीर्षक था। नेक्स्ट अपडेट, राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार। तो भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार। उन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया था। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके तहत उन्हें क्रमशः 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रसिद्ध पत्रकार प्रेम भाटिया की याद में किया गया था। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, फूड विजन प्राइज 2050। रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क द्वारा दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में नंदी फाउंडेशन को फूड विजन प्राइज 2050 के लिए चुना गया है। नंदी फाउंडेशन हैदराबाद स्थित एक NGO है। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकूनॉमिक्स मॉडल का सफल संचालन करने के लिए प्रदान किया गया है। अराकूनॉमिक्स मॉडल एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है जो पुनर्योजी यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों के लिए लाभ और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार। खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार द हफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी ने जीता है। नाम याद रखिएगा, नितिन सेठी। चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स शीर्षक वाली उनकी 6 भाग की श्रृंखला के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। द हिंदू के शिव सहाय सिंह ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म प्राप्त किया है। तो ये दोनों ही पुरस्कार याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और ITC लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस प्रमुख शिव कुमार सुरमपुट्टी और अन्य
ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि एक एनजीओ है जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित है। यह पुरस्कार कृषि और संबद्ध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, यूके रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट विशेष पुरस्कार। भारतीय मूल के चिकित्सक रवि सोलंकी को यूके रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। रवि सोलंकी एक ऐसे चिकित्सक हैं जो न्यूरो डिजरेटिव रोगों पर काम कर रहे हैं। उन्हें मशीन लर्निंग में काम करने वाले एक इंजीनियर रेमंड स्मिथ के साथ उनके स्वैच्छिक काम के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा चैरिटी हीरोज़ के लिए एक सुरक्षित और पूरी तरह से कार्यशील वेबसाइट बनाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के लिए घोषणा की गई है, जो कि 18-19 के लिए दिए जाएंगे। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसमें कौन कौन है? शिवा सिंह हैंडबॉल प्लेयर हैं, मरियम खान सॉफ्ट टेनिस, अमृता पांडे शूटिंग, पारुल चौधरी एथलेटिक्स और रजनी दोषी दीक्षित हॉकी की प्लेयर हैं। इन सभी को जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और लक्ष्मण पुरस्कार जो कि पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसमें दिवाकर राम जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, राहुल दुबे हैंडबॉल, श्रेयांश कुमार सॉफ्ट टेनिस के प्लेयर हैं, अभिषेक यादव टेबल टेनिस, चमन सिंह तीरंदाजी, सौरभ चौधरी शूटिंग, शिवपाल सिंह एथलेटिक्स के लिए, राजीव तोमर कुश्ती के लिए और सत्येंद्र कुमार को शूटिंग के लिए लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन करने का प्रयास किया है। 1-2 सेगमेंट में बाकी जितना भी बचा हुआ करंट अफेयर्स उसको कवर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।